हेलो गाइस, मैं राजन, फाउंडर हाइफ्लायर फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक ए प्रॉपर बिजनेस प्लान। दोस्तों, एक बिजनेस प्लान ही है जो आपके बिजनेस आइडिया को धंधे का रूप देती है। बिजनेस प्लान के बदौलत आप अपने बिजनेस आइडिया को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एक बिजनेस प्लान को सिर्फ सोचा नहीं बल्कि प्रॉपर तरीके से लिखा और ड्राफ्ट किया जाता है, क्योंकि बिजनेस प्लान आपके बिजनेस का बाइबल माना जाता है। एक बिजनेस प्लान का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल होता है, वो है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को आपके टारगेट कस्टमर्स के पास पहुंचाना। मैं दोबारा दोहराता हूं, आपके प्रोडक्ट और सर्विस को आपके टारगेट कस्टमर्स के पास पहुंचाना। यही दो एंड पॉइंट्स हैं जिनको जोड़ने का काम आपका बिजनेस प्लान करती है। चाहे जरिया कोई भी हो, ऑब्जेक्टिव सिर्फ इन दोनों कड़ियों को जोड़ने का होता है। बिजनेस प्लान को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करूंगा। दोस्तों, बिजनेस प्लान का सबसे इफेक्टिव और सबसे पावरफुल केस स्टडी है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जिसने टेलीकॉम इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर किया। 2 साल के अंदर ही रिलायंस जियो ना ही सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपने कदम जमाए, बल्कि अपने आप को इंडस्ट्री के एक लीडर के रूप में भी साबित किया। जब रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखने के बारे में सोचा, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत बड़े दिग्गज कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी अपना इलाका नाप चुके थे, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल। ऐसा कोई भी नहीं था जिसके पास कोई प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता होगा। पर इसके बावजूद जियो ने ना ही सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा, बल्कि सारे कॉम्पिटिटर्स को धराशायी भी किया। एक मास्टर बिजनेस प्लान जो शायद बिजनेस के इतिहास का सबसे पावरफुल और सबसे महंगा बिजनेस प्लान माना जाएगा। रिलायंस ने अपने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए लगभग अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा किए। मतलब दोस्तों, 2.5 लाख करोड़ रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट। रिलायंस जो हमेशा से ही टेलीकॉम इंडस्ट्री के किसी लूप होल की तलाश में था, जिसके सहारे वो इस इंडस्ट्री में घुस पाए। जहां तक कॉलिंग और एसएमएस की बात है, सारे कस्टमर्स लगभग एयरटेल और वोडाफोन से खुश थे। तो अपने कॉलिंग और एसएमएस सर्विसेज के थ्रू वो कभी भी इंडस्ट्री में नहीं घुस पाता, तो उसने डेटा को अपना सहारा बनाया। डेटा जो कि ऑलरेडी लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस क्रिएट कर चुका था। डिजिटल रिवॉल्यूशन हाल ही में देश में शुरू हुआ था और जियो ने इसी कस्टमर नीड को अपने बिजनेस की बुनियाद बनाई। इसी नीड को एक्सप्लॉइट कर जियो ने अपना पूरा फोकस सिर्फ डेटा पर ही दिया। अब तक सारे कॉम्पिटिटर्स लगभग 2G और 3G पर सस्टेन कर रहे थे, पर जियो इकलौता ऐसा प्लेयर था जिसने अपने सारे 22 जोन के स्पेक्ट्रम्स सिर्फ 4G पर ही इन्वेस्ट किया। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया, यह कॉन्फिडेंस जियो को था कि ऐसा कोई और प्लेयर नहीं देश में जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर पाए। फिर क्या था, अपने बिजनेस प्लान और पैकेजिंग के भरोसे को उसने बस लोगों के पास पहुंचाई। फ्री सिम कार्ड, एक आधार कार्ड में 8 सिम कार्ड। इतनी आसानी से लोगों के पास सिम कार्ड कभी नहीं पहुंचे थे और इतनी जल्दी एक्टिवेट भी कभी भी सिम कार्ड नहीं हुए थे। जहां दूसरे सर्विस प्रोवाइडर 24 घंटे के अंदर अपने सिम कार्ड्स एक्टिवेट करके देते थे, वहां जियो ने 15 मिनट के अंदर सिम कार्ड्स एक्टिवेट करके लोगों के पास पहुंचाना शुरू किया। और लगभग सारे कस्टमर्स के पास जियो का बैकअप सिम कार्ड पहुंच चुका था। सबके पास कोई ना कोई प्राइमरी ऑपरेटर होने के बावजूद लोग जियो को अपने बैकअप सिम कार्ड के रूप में यूज करना शुरू कर चुके थे। जैसे ही लोगों ने इसको यूज किया, तो लोगों ने रियलाइज किया कि सिर्फ डेटा के मामले में ही नहीं, बल्कि कॉलिंग और एसएमएस के मामले में भी जियो सबका बाप है। धीरे धीरे लोगों को जियो और डेटा की लत लग गई और लगभग सारे कस्टमर्स जियो को अपना प्राइमरी सिम कार्ड बनाने के रूप में सोच चुके थे। ऐसे ही जियो ने लगभग 40% मार्केट टेलीकॉम इंडस्ट्री का ऑक्युपाई कर लिया। तो दोस्तों, ये था जियो के बिजनेस प्लानिंग का केस स्टडी। अब आप रियलाइज कर सकते हैं कि रिलायंस इतना बड़ा एम्पायर क्यों बन पाया। एक्यूरेट बिजनेस प्लानिंग जो कि सिर्फ कस्टमर की नीड को प्रायोरिटी देती है। इसलिए अगर आप भी बतौर स्टार्टअप ओनर एक बिजनेस प्लान बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी मार्केट रिसर्च पर। मार्केट ही वो एरिया है जहां आपका कस्टमर बेस है और कस्टमर ही बिजनेस का भगवान होता है।
यू हैव टू स्पेंड टाइम, मनी एंड एनर्जी ऑन मार्केट रिसर्च। चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, पर आपको एज ए इंडिविजुअल आपके मार्केट को जानना बहुत जरूरी है। आप कभी भी सेकेंडरी डेटा के ऊपर रिलाय मत कीजिए। आपको हमेशा प्राइमरी डेटा पे ही रिलाय करना चाहिए। आपको खुद अपने मार्केट में जाना पड़ेगा, अपने कस्टमर से मिलना पड़ेगा, उनका फीडबैक लेना पड़ेगा और उनके साइकिल को समझना पड़ेगा। इससे आपको 2 चीजों की क्लैरिटी मिलेगी। फर्स्ट, योर टारगेट कस्टमर, सेकंड इज योर पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। अब मैं बताता हूं आपको कि टारगेट कस्टमर क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, बायजूस। जब बायजूस ने अपने 10th का मॉड्यूल लॉन्च किया तो उसने एक रिसर्च किया कि देश में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 10th का एग्जाम हर साल देते हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली द डेटा इज ऑफ 18 लाख स्टूडेंट्स। 18 लाख स्टूडेंट्स देश में हर साल 10th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स पोटेंशियल कस्टमर्स हैं बायजूस के मॉडल के लिए। पर बायजूस को उसके बाद भी और स्क्रीनिंग करनी थी। बायजूस ने स्क्रीनिंग किया कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स इन 18 लाख में से जो टेक सेवी नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता, या फिर जिनके पास मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं है। देश में 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, जो गांव देहात में पढ़ते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी का साधन नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स को इस डेटा से एक्सक्लूड करना था। तो अगर हम 18 लाख में से 60% निकाल देते हैं तो हमारे पास बचता कितना है? वी हैव अराउंड 8 लाख स्टूडेंट्स। तो बायजूस को ये समझ आ गई कि ये 8 लाख वो टारगेट कस्टमर्स है जिनके पास मुझे अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है। एंड दिस इज माय फोकस एरिया। अब उसके लिए रिलेटिवली ये बहुत आसान था कि 8 लाख कस्टमर्स की नीड को समझना, कि उनकी पे कैपेसिटी क्या है, मतलब कितने हद तक वो पे कर सकते हैं, उनके फाइनेंशियल कैपेसिटीज क्या है। दूसरे, उनके नीड्स क्या क्या है, मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सब सर्विसेज नहीं चाहिए उनको। दे आर गुड एट ओल्ड फैशन ट्यूशन, किसी टीचर के पास जाके पढ़ना, वो सब चीजों में खुश हैं। उनको ये बायजूस टैब बेस्ड लर्निंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये सारी जानकारी लेकर उसने अपना बिजनेस प्लान बनाया। तो इसलिए आपके लिए भी टारगेट कस्टमर पहचानना बहुत जरूरी है। फिर जानते हैं पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स के बारे में। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट टू एनिमीज इवन क्लोजर। आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में लगभग सब कुछ जानना बेहद जरूरी है, कि कितने प्राइस में वो कस्टमर्स को अपना सामान बेचता है, कौन से उसके टारगेट एरियाज हैं, कौन से मार्केट में उसकी पकड़ है, और क्या उसके प्रोडक्ट के क्वालिटीज हैं। ये सारे डिटेल्स को लेकर आप अपने बिजनेस प्लानिंग में यूज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट प्लानिंग में भी यूज कर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, अब मार्केट रिसर्च के बाद आपको ये तो मालूम पड़ गया कि आपके टारगेट कस्टमर क्या हैं, आपके पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स क्या हैं और आपके प्रोडक्ट के प्राइस रेंज क्या है मार्केट में। मतलब मार्केट में कितने रुपए का आपका प्रोडक्ट चलता है और आपका कस्टमर कितना तक आपको पे कर सकता है। इन सारे इंफॉर्मेशन को लेकर आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है, कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने प्राइस में लॉन्च करना चाहते हैं लोगों के बीच में। उसमें से 2 कॉस्ट्स आपको माइनस करनी पड़ेंगे। एक आपका प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा आपके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट। इन दोनों प्राइस को हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है वो है आपका ऑपरेशनल कॉस्ट। मतलब आपको इसी कॉस्ट को लेकर अपने बिजनेस मॉडल को बनाना है और इस बजट से 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज आपको मैनेज करने हैं। 1 इज योर मैनपावर कॉस्ट, सेकंड इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। अब आप इस बजट को लेकर कैसे अपने बिजनेस को ऑपरेशनल बनाते हैं, ये आपके एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। बिजनेस का सबसे पावरफुल डेफिनेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, यहां पे काम आएगा। तो दोस्तों, बिजनेस प्लानिंग की इन सारी बारीकियों को समझने के लिए आपको खुद के बिजनेस को डिटेल में समझना पड़ेगा और आपका रिसर्च करना पड़ेगा। जब तक आप 1 साल 2 साल तक अपने खुद के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में नहीं आएगी और आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सो क्लैरिटी इज द मस्ट। तो जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं आती, आप एक प्रॉपर बिजनेस प्लान फ्रेम नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने बिजनेस आइडिया में पूरी तरह से डूबना पड़ेगा, आपके मार्केट रिसर्च में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपके कस्टमर्स के साथ मेलजोल करनी पड़ेगी और आपके कॉम्पिटिटर्स की सारी जानकारी लेनी पड़ेगी। तभी आप एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाने लायक हो सकेंगे। नेक्स्ट चैप्टर विल टॉक अबाउट हाउ टू रजिस्टर योर कंपनी। फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।